नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। लोकसभा में पास हुआ सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल। राज्यसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 भी हुआ पारित। भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक और बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल निचले सदन में पेश। फेसबुक से पीएम मोदी का वीडियो हटाने पर आईटी मामलों की संसदीय समिति सख्त। मेटा के अधिकारियों को किया तलब। समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा, मेटा प्रमुख मार्क जुकरबर्ग मांगे माफी। कर्नाटक में डीके शिवकुमार की बढ़ी मुश्किलें। कैबिनेट विस्तार से पार्टी में बगावत। मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से एक विधायक ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आलाकमान के खिलाफ की नारेबाजी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं और पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन लगातार जारी। भाजपा ने सोरेन सरकार को घेरा। बाबूलाल मरांडी का सोरेन सरकार पर खुलेआम नौकरियां बेचने का गंभीर आरोप। ईरान के साथ जारी कूटनीतिक प्रयासों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कड़ा रुख। बातचीत को लेकर ईरानी नेतृत्व पर झूठे दावे करने का लगाया गंभीर आरोप। कहा, ईरान को कभी भी नहीं बनाने दिया जाएगा परमाणु हथियार। और श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में बड़ा बदलाव। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की जगह आकिब नबी टीम में शामिल। नबी टीम इंडिया में चुने जाने वाले जम्मू कश्मीर के तीसरे क्रिकेटर बने। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे सप्ताह सरकार ने विपक्ष के हंगामे के बीच आज दो महत्वपूर्ण विधेयकों को पास कराया। लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित किया, जबकि राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। दोनों विधेयकों का उद्देश्य न्याय व्यवस्था और एमएसएमई क्षेत्र को अधिक प्रभावी बनाना है। इसके अलावा दो अन्य बिल भी आज संसद में पेश किए गए। हालांकि मॉनसून सत्र में लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है, लेकिन सरकार का फोकस विधायी कामकाज पर नजर आ रहा है। संसद में मॉनसून सत्र के तीसरे सप्ताह में विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश की और दो महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में सत्ता पक्ष को कामयाबी हाथ लगी। लोकसभा से पारित सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 के तहत सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 किए जाने का प्रावधान इस विधेयक में है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। सरकार का कहना है कि लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह कदम जरूरी था, ताकि मामलों का जल्द निपटारा हो और सर्वोच्च न्यायालय की कार्यक्षमता बढ़ सके। प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके माध्यम से समानुकूल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। वहीं राज्यसभा से पारित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 में एमएसएमई क्षेत्र को आसान और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने पर जोर दिया गया है। विधेयक के प्रमुख प्रावधान है, एमएसएमई की परिभाषा तय करने के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा केंद्र सरकार अधिसूचना के जरिए तय कर सकेगी। एमएसएमई के लिए डिजिटल पंजीकरण व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। भुगतान विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता और समयबद्ध प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा। कुछ प्रक्रियाओं का अपराधीकरण हटाकर दंड व्यवस्था को और अधिक व्यवहारिक बनाया गया है। कारोबार सुगम बनाने और छोटे उद्योगों को वित्तीय और कानूनी राहत देने पर विशेष जोर दिया गया है।
इस बिल के माध्यम से स्पष्ट है कि एमएसएमई क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों को समाधान करना, प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना, व्यापार भुगतान करने में सुगमता और नियमों का अनुपालन करने में बढ़ावा देना है। इससे पहले लोकसभा में बैंकर्स बुक साक्ष्य विधेयक 2026 और भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 को भी चर्चा और पारित कराने के लिए सदन में पेश किया गया। सरकार जहां विधायी कार्यों को आगे बढ़ाती दिख रही है, वहीं विपक्ष विधेयकों पर चर्चा और पारित कराने में रचनात्मक सहयोग की जगह लगातार सदन को बाधित कर रहा है। संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते में सत्ता पक्ष ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और वो शोर शराबे के बीच ही विधेयकों को पारित कराना शुरू कर चुकी है, क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा खड़ा कर सदन में अवरोध पैदा करने से बाज नहीं आ रहा है। लिहाजा सत्ता पक्ष की ये मजबूरी है कि वो लटके पड़े विधायी कार्यों को अंतिम रूप देने की कोशिश करें। कैमरामैन नवीन और अपने सहयोगी अनुज यादव, ऋषि कुमार और शैलेंद्र मिश्र के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक से हटाए जाने पर सूचना प्रौद्योगिकी की संसदीय समिति ने सख्त रुख अपनाया है। संसदीय समिति की आज हुई बैठक में समिति के कई सदस्यों ने मेटा के अधिकारियों से तीखे सवाल पूछे। इस दौरान मेटा के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री का वीडियो गलती से हटाए जाने का जिक्र करते हुए इसके लिए माफ़ी भी मांगी। मेटा के अधिकारियों ने संसदीय समिति को बताया कि सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण पीएम मोदी का वीडियो अनजाने में डिलीट हो गया था, लेकिन समिति के सदस्य संतुष्ट नहीं हुए। समिति के सदस्यों ने कहा कि मामला सिर्फ माफ़ी मांगने का नहीं है, बल्कि इसके लिए पूरी जवाबदेही तय करने का है। बैठक में सदस्यों ने नाराज़गी जताते हुए वीडियो हटाने के जिम्मेदार मेटा अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग भी रखी है। इस हाई प्रोफाइल बैठक के बाद सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। आईटी संसदीय समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि पीएम मोदी के वीडियो हटाने के मामले में मेटा चीफ मार्क जकरबर्ग को माफी मांगनी चाहिए। उनका जो माइंडसेट वो देश को डिस्टेबलाइज करने का है, और जब भारत के प्रधानमंत्री का जो है वीडियो उतारा जा सकता है, और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि 5 घंटे तक उतारा, 12:30 बजे रात से लेके सुबह 5 बजे तक जो है वो कंटेंट गायब रहा। तो ये बड़ी सीरियस बात है। हमारी कमेटी ने 2 चीज़ें कही हैं, स्पष्ट तौर पर कही हैं कि ये माफ़ीनामा जो वो माफ़ी मांग रहे हैं, ये माफ़ीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए, और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी मेटा से निष्पक्षता और जवाबदेही के साथ काम करने की मांग की है। प्रधानमंत्री जी का देश के जैन जी के लिए जारी किए गए वीडियो को और प्लेटफॉर्म से हटा देना, ये अपने आप में एक पूरे देश के लोगों का अपमान है, और निश्चित रूप से आईटी कमेटी ने जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है। और मार्क जुबर्ग जो मेटा के फाउंडर हैं, उनको इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए, और भारत के जो सोशल मीडिया से संबंधित कानून हैं उसका पालन करना चाहिए, और नहीं अगर ये करते हैं तो उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आने लगी है। मंत्री पद नहीं मिलने से नाराज इंडी से विधायक यशवंत राय गौड़ा बी पाटिल ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं 3 बार के विधायक बेलूर गोपाल कृष्ण ने भी मंत्री नहीं बनाए जाने पर नाराजगी जताते हुए इस्तीफे के संकेत दिए हैं। सूत्रों की माने तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता अप्पाजी नाडगौडा भी अपने पद से इस्तीफा देने की तैयारी में बताया जा रहा है कि अपने समर्थकों में बढ़ते असंतोष के बीच वो जल्द ही बड़ा फैसला ले सकते हैं। वहीं पीटीआई के मुताबिक मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज कांग्रेस विधायक अबैया प्रसाद के समर्थकों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया।
इस बीच डीके शिवकुमार के मंत्रिमंडल में 19 मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन एक भी महिला को जगह नहीं मिली, जिस पर विपक्ष और राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बनाए रखने की चर्चाओं ने कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान को और हवा दे दी है। ऐसे में कैबिनेट विस्तार के बाद पैदा हुआ असंतोष कांग्रेस नेतृत्व और डीके शिवकुमार सरकार के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थियों के हंगामे के साथ ही राज्य के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे के विवादित बयान से मामला और भी गर्मा गया है। इस मामले में विपक्ष द्वारा इस्तीफा मांगे जाने पर प्रियांक खड़गे ने तंज कसते हुए कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन पहले उम्मीदवारों को 25 दिन की भूख हड़ताल करने दें, उन पर लाठीचार्ज होने दें और फिर मैं इस्तीफा दूंगा। Yeah, I will resign. Let them first 25 days, let them go on hunger strike. Then if they don't control, we will do one lathi charge and then I will resign. भाजपा ने प्रियांक खड़गे के इस बयान की कड़ी आलोचना की और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने नीट परीक्षा मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए आरोप लगाया कि छात्रों के हितों की बात करने वाली कांग्रेस का दोहरा रवैया सामने आ गया है। उन्होंने कर्नाटक में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। और आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं का भविष्य एक बार फिर सवालों के घेरे में है। जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को लेकर राज्य की राजधानी रांची रणक्षेत्र बनी हुई है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर एल्बर्ट एक्का चौक तक हजारों अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। रांची की सड़कों पर उतरा युवाओं का ये सैलाब किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि राज्य के उन होनहारों का है जिनके सपनों पर सिस्टम की ढिलाई और भ्रष्टाचार ने पानी फेर दिया है। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए छात्र कई दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। छात्रों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती वो सड़कों से नहीं हटेंगे और आगामी विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करने की भी चेतावनी दी है। भाजपा का कहना है कि इस मुद्दे को विधानसभा सत्र के दौरान भी उठाया जाएगा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का कहना है कि छात्रों को न्याय दिलाने की लड़ाई जारी रहेगी। पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में केवल भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार हुआ है। जो झारखंड के बच्चे हैं वो जेन्युइनली नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। जो गरीब बच्चे हैं उनको तो और भी नहीं मिल रही है। इसके लिए झारखंड में लगातार आंदोलन चल रहा है। मैं कहता हूं कि भाई वहां पेपर लीक नहीं है, वहां तो बेचा जा रहा है नौकरी को 20 लाख में, 25 लाख में, 50 लाख में, करोड़ में जेपीएससी में चला गया है। चेयरमैन से लेकर के सदस्य और दफ्तर में जो लोग भी पदाधिकारी हैं उन सारे लोगों के ऊपर एफआईआर करिए, उनको सब गिरफ्तार करिए। आरएसएस के सर सह कार्यवाह अतुल लिमये ने छात्रों के आंदोलनों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो इसमें युवा शक्ति का बड़ा योगदान आवश्यक है, लेकिन सवाल यह है कि हमें कैसी युवा शक्ति चाहिए, उनमें कैसे संस्कार हों, उनके सपने कैसे हों और उनके होठों पर कौन से गीत हों। इन सभी बातों पर हमें बेहद सावधानी और गहराई से विचार करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को केवल राजनीतिक नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, इसे सिर्फ एंटी बीजेपी आंदोलन मानना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन संविधान के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया और इसे भारत और राष्ट्र के विरोध में खड़ा किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने निजी ब्लड बैंकों में बड़े पैमाने पर कथित अनियमितताओं का खुलासा किया है। स्वास्थ्य मंत्री शरद मुखर्जी ने दावा किया है कि मामला 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का हो सकता है। सरकार ने जांच के घेरे में आए 11 निजी ब्लड बैंकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का फैसला किया है। एक निजी ब्लड बैंक को गंभीर गड़बड़ियों के बाद तत्काल बंद करने का आदेश दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ ब्लड बैंक महंगे उपहार देकर रक्तदाताओं और रक्तदान शिविर आयोजकों को आकर्षित कर रहे थे। साथ ही नियमों से ज्यादा रक्त संग्रह कर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा FFP से मुनाफा कमा रहे थे।
जांच में कथित तौर पर अवैध प्लाज्मा लेन देन के मामले भी सामने आए हैं। सरकार ने ब्लड बैंक व्यवस्था में सुधार के लिए नई नीति बनाने और निगरानी सख्त करने की बात कही है। वहीं प्लाज्मा की कीमत 4,117 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रति लीटर करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। सरकार ने कहा कि दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारा बेसरकारी ब्लड बैंक्स है जहाँ पे छापा मारे हम लोग का स्वास्थ्य आधिकारिक लोग। छापा मारने के बाद देखें कि एक ब्लड बैंक है एकदम बहुत ही खराब काम कर रहे थे। ब्लड का पैकेट वो लोग ज़्यादा ले रहे हैं। जैसे कि आप मान लो कि 250-300 ml लेना है तो 350-400 ऐसे 500 ml तक ले रहे हैं ब्लड। बहुत सारा हम लोग का प्रमाण जो है कागज़ ये सब हम लोग वहाँ से जुगाड़ किए हैं। इसके आधार पे हम लोग 2-3 दिन बैठ के चर्चा करेंगे यहाँ पे, जितना भी डेटा इकट्ठा करेंगे और उसके बाद आप लोग को पूरा डिटेल में बता सकते हैं कहाँ कितना सेल हुआ। लास्ट 6 महीने में कम से कम 4 करोड़ का बिजनेस ये लोग किए हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय ने 11 सितंबर 2024 को नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम NYPS 2.0 पोर्टल शुरू किया था। इस पोर्टल के माध्यम से देश भर के युवाओं, शैक्षणिक संस्थानों और विभिन्न समूहों की भागीदारी बढ़ी है। मंत्रालय के अनुसार पहले ये योजना केवल मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों तक सीमित थी, लेकिन अब NYPS 2.0 को सभी शैक्षणिक संस्थानों, समूहों और आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। 21 जुलाई 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक व्यक्तिगत पंजीकरण में मध्य प्रदेश सबसे आगे रहा, जहां 13,404 लोगों ने पंजीकरण कराया। इसके बाद उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और दिल्ली का स्थान रहा। संस्थागत पंजीकरण में उत्तराखंड पहले स्थान पर रहा, जहां 792 संस्थानों ने पंजीकरण कराया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर रहे। वहीं समूह पंजीकरण में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा, जहां 129 समूहों ने पंजीकरण कराया। संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार NYPS 2.0 का उद्देश्य युवाओं को संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली से परिचित कराना, उनमें लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और देश की नीति निर्माण प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में सतीश गुजराल के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में विशेष प्रदर्शनियां और कला दीर्घाएं आयोजित की गई हैं। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। दरअसल सतीश गुजराल ने अपने जीवन काल में स्वयं भी भारतीय डाक विभाग के लिए आइकॉनिक स्टाम्प डिजाइन किए थे, जिनमें वर्ष 1996 का BSNL और 2019 का फाइनेंशियल इंक्लूजन स्टाम्प शामिल है। पद्म विभूषण से सम्मानित सतीश गुजराल आधुनिक भारतीय कला के अग्रदूतों में गिने जाते थे, जिन्होंने पेंटिंग, मूर्तिकला, भित्तिचित्र और वास्तुकला के क्षेत्र में अद्भुत काम किया। केंद्रीय मंत्री ने सतीश गुजराल के किए उल्लेखनीय योगदान को याद किया। The postage stamps, as Rasil ji said, are maybe small in size, but they carry the soul of our country. They carry the passion of 140 crore people. I am very confident that this stamp that we have unveiled today will carry this extraordinary legacy. And this legacy is one of creativity. It is one of resilience. It is one of artistic excellence. The life of Gujral Sahab leaves a profound legacy for all of us here today. देश के हथकरघा क्षेत्र को आधुनिक तकनीक और नवाचार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई। राजधानी दिल्ली स्थित IIT दिल्ली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम टेक्नोलॉजी यानी COEHT का उद्घाटन केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। कपड़ा मंत्रालय और IIT दिल्ली के सहयोग से स्थापित ये केंद्र अनुसंधान, डिजाइन, तकनीकी नवाचार और कौशल विकास के माध्यम से हथकरघा क्षेत्र को नई दिशा देने का काम करेगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, IIT दिल्ली में स्थापित ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देश के हथकरघा क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा और आधुनिक तकनीक, अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से हमारे बुनकरों को नई शक्ति मिलेगी। आज हम हैंडलूम को, बीवर को
एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के लिए आईआईटी के साथ एमओयू किया और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिन में हमने तय किया है कि बीभर को कम से कम 6 लाख का इनकम साल में हो। अभी हमें टेक्नोलॉजी को जोड़ करके बीभर को ट्रेनिंग भी देना, ई विद्या, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो पूरे देश के, और बीभर जब चाहेंगे उस ऐप के साथ अपने आप को जोड़ पाएंगे। असम में बाढ़ का असर भले ही धीरे धीरे कम हो रहा हो, लेकिन कई इलाकों में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंता बिस्वा शर्मा ने शिवसागर और चराईदेव जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा सबसे पहले शिवसागर जिले के नाजीरा विधानसभा क्षेत्र के बिहुबर स्थित नेपाली खूंटी पहुंचे, जो बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में शामिल है। यहां उन्होंने बाढ़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और प्रशासन को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने नाजीरा के सुंदरपुखुरी, राजापुल और दुआरा गांव समेत कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने राहत शिविरों और पुनर्वास कार्यों का जायजा लेते हुए अधिकारियों से राहत सामग्री, भोजन, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता की जानकारी ली। अपने दौरे के अगले चरण में मुख्यमंत्री चराईदेव जिले के महुमोरा विधानसभा क्षेत्र के चुमानी गांव पहुंचे, जहां हाल की बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता के चेक भी सौंपे। फ्लड का सिचुएशन काफ़ी गंभीर है। आज मैंने सरायदेव जिला में आके खुद बाढ़ का स्थिति का जायजा लिया। काफ़ी गंभीर है। भारत सरकार, असम सरकार मिल के लोगों को मदद करने के लिए हम लोग पूरी प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के कटक जिले के बनारा में स्थित जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का औपचारिक उद्घाटन किया। 100 एकड़ में फैला ये पर्यावरण अनुकूल परिसर आधुनिक और बहुविषयक शिक्षा का केंद्र बनने की दिशा में स्थापित किया गया है। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य भारतीय मूल्यों से जुड़े रहते हुए विद्यार्थियों को भविष्य की ज़रूरतों के अनुरूप और उद्योग आधारित शिक्षा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है। ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इस पूंजी का समुचित उपयोग करने के लिए हमारे विश्वविद्यालयों को ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जहां युवा अपनी प्रतिभा का पूर्ण विकास कर सकें और अपने सपनों और आकांक्षाओं को साकार कर सकें। भव्य उद्घाटन समारोह में ओडिशा के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज और जेकेयू के संस्थापक स्वामी मुकुंदानंद सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रपति ने स्मारक पट्टिका का अनावरण किया, जगत गुरु कृपालू जी महाराज को पुष्पांजलि अर्पित की और विश्वविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी भाग लिया। देवियों और स्वजनों, आज भारत विश्व की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है। ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इस पूंजी का समुचित उपयोग करने के लिए हमारी विश्वविद्यालयों को ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जहां युवा अपनी प्रतिभा का पूर्ण विकास कर सके और अपने सपनों और आकांक्षाओं को साकार कर सके। उनको मूल्यपूर्वक शिक्षा प्रदान करनी है। विश्वविद्यालयों पर ऐसे नागरिक तैयार करने की जिम्मेदारी है जो सत्यनिष्ठा, अनुशासन, संवेदनशीलता और राष्ट्रहित की भावना से ओतप्रोत हो। युवाओं का ज्ञान तभी सार्थक है जो वे मानवता की सेवा, समाज के कल्याण और राष्ट्र की उन्नति का माध्यम बने। राष्ट्रपति ने कहा कि हमने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों की अहम भूमिका है।
उन्होंने विश्वविद्यालयों से आह्वान किया कि उन्हें ऐसे ज्ञान केंद्रों के रूप में कार्य करना है जहां पर विकसित हुए विचार और प्रौद्योगिकी समाज की आवश्यकताओं का समाधान करें। उन्होंने कहा कि वो आधुनिक ज्ञान को अपनाने के साथ साथ नैतिक मूल्यों के प्रति भी आस्थावान हों। हमने वर्ष 2047 को विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा है। ऐसे ही 2036 को ओडिशा को विकसित ओडिशा बनाने का लक्ष्य रखे हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति में हमारी उच्च शिक्षण संस्थानों की अहम भूमिका है। उन्हें ऐसे ज्ञान केंद्रों के रूप में कार्य करना है जहां पर विकसित हुए विचारों और प्रौद्योगिकी समाज की आवश्यकताओं का समाधान करे। वे आधुनिक ज्ञान को अपनाने के साथ साथ नैतिक मूल्यों के प्रति भी आस्थावान हो। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाला ये विशेष समारोह देश के उन चुनिंदा लोगों को सम्मान देने का अवसर होता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देकर समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस बार इस खास समारोह में नोएडा की एरोबे की संस्थापक नेहा चौहान को भी विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति भवन से मिले इस विशेष सम्मान पर नेहा चौहान ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रति आभार जताया है। नेहा चौहान एरोबे और एवियोट्रॉन एरोस्पेस की संस्थापक और सीईओ हैं। उनकी कंपनी छात्रों को विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित की व्यवहारिक शिक्षा देने का काम करती है। नेहा चौहान भारतीय स्कूलों में तकनीकी शिक्षा को एक नई दिशा दे रही हैं। उनकी कंपनी इंडस्ट्रियल ग्रेड लैब के माध्यम से छात्रों को सिर्फ किताबों तक सीमित ज्ञान नहीं बल्कि प्रयोग और प्रैक्टिकल अनुभव के जरिए सीखने का मौका देती है। इससे छात्र एरोस्पेस और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में बेहतर समझ विकसित कर पा रहे हैं। नेहा चौहान को इससे पहले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भी आमंत्रित किया जा चुका है। नेहा चौहान का सपना है कि भारत का एजुकेशन और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इतना मजबूत हो कि विदेशों से बच्चे यहां एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पढ़ने आए। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी तक तो जो भी हम लोग कर रहे थे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर में खुद से कर रहे थे, कस्टमर्स एंड हमारे जो भी बच्चे हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनका अप्रिसिएशन मिल रहा था। बट गवर्नमेंट का अप्रिसिएशन आना बहुत बड़ी बात होती है। लगता है कि आप अकेले नहीं हैं। और वहाँ पर जाना, पिछली बार भी जब हम लोग गए थे 26 जनवरी को, इतने सारे अमेजिंग एंटरप्रेन्योर से मिलना जो लोग बहुत इंडिया के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। मेरी टीम के लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन है, तो बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित एट होम रिसेप्शन कार्यक्रम के लिए केरलम के सूर्यनारायणन AR को विशेष निमंत्रण मिला है। एमराइट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े सूर्यनारायणन AR ने इसे अपने जीवन का गर्व और सम्मान का पल बताया है। उन्होंने इस विशेष निमंत्रण के लिए भारत की राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन का आभार व्यक्त करते हुए समारोह में शामिल होने की खुशी जाहिर की। I am so happy. I am also gratitude to President of India and Rashtrapati Bhavan to invite me on the occasion of 15th August 2026 in this function. भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय समीक्षा बैठक आज से शुरू हो गई है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और महंगाई के मौजूदा रुख का आकलन करते हुए बाजार के जानकारों का मानना है कि इस बार भी केंद्रीय बैंक बेंचमार्क रेपो रेट को स्थिर रख सकता है। आपको बता दें कि जून की पॉलिसी समीक्षा में भी दरों को यथावत रखा गया था, जिसके बाद वर्तमान में बेंचमार्क रेपो रेट 5.25% पर बना हुआ है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि 3 दिनों तक चलने वाली इस उच्च स्तरीय बैठक के अंत में RBI गवर्नर क्या बड़े ऐलान करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बैठक में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, शिक्षा, डिजिटल सहयोग और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत उज्बेकिस्तान के साथ अपनी विशेष साझेदारी को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव ने दोनों देशों के बीच सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की इच्छा जताई। In India, consider Uzbekistan to be very much part of our extended neighborhood, and there has always been a continuous exchange of people, of ideas, of goods in both directions. We share a very long and deep historical and cultural linkage as well. And in more modern times, we've had regular interaction at the political level, between our systems, at an institutional level. And I'm very glad to see that there's been a steady momentum in our ties. Our leadership has maintained very close contact, and my Prime Minister has a very special regard for your President. उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव ने भारत उज्बेकिस्तान बिजनेस फोरम में शिरकत की। उन्होंने भारत के साथ मिलकर बाजार पहुंच को आसान बनाने, प्रक्रियाओं को सरल करने और प्रशासनिक बाधाओं को कम करने पर काम करने की बात कही। पिछले साल भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापार 1.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो करीब 30% की वृद्धि है। दोनों देशों के बीच अगले साल व्यापार का आंकड़ा 2 अरब डॉलर और निकट भविष्य में 5 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। लाजीज कुदरतोव ने उज्बेकिस्तान में भारत के बाजार और अन्य देशों के लिए उर्वरक निर्माण के विस्तार की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि दोनों देश ऊर्जा और डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के इच्छुक हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच टीकों और दवाओं के संयुक्त उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं। We one of the largest regional producers of fertilizers, and we would be happy to cooperate not only in trade but also talk to Indian companies on the expansion of fertilizer manufacturing in Uzbekistan in order to supply demanded products not only for Indian markets but also for the third countries together. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर गंभीर आरोप लगाया है। ट्रंप ने ईरान के साथ जारी कूटनीतिक प्रयासों के बीच तेवर और सख्त करते हुए कहा कि ईरानी नेतृत्व झूठे दावे कर रहा है। अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल में ट्रंप ने कहा कि ईरान पहले बातचीत का अनुरोध करता है और वार्ता भी शुरू हो चुकी है, लेकिन सार्वजनिक रूप से ये कहता है कि वो अमेरिका से कोई बातचीत नहीं कर रहा और केवल ओमान के माध्यम से संपर्क में है। ट्रंप ने अपने बयान में ये भी कहा कि ईरान द्वारा हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण के दावों का कोई आधार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक कोई समझौता या पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं होता तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर दशकों से संकट पैदा करने का आरोप लगाते हुए दोहराया कि अमेरिका का रुख बिल्कुल स्पष्ट है और ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। ट्रंप ने रविवार को ईरान के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा की थी और कहा था कि ईरान और पश्चिम एशिया के कई देशों ने हमले नहीं करने के लिए अनुरोध किया था। ईरान ने इसका खंडन करते हुए ये भी कहा था कि ना तो ईरान ने हमले रोकने का कोई अनुरोध किया था और ना ही अमेरिका के साथ कोई बातचीत हो रही है। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में बड़ा बदलाव हुआ है। जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को चोटिल जसप्रीत बुमराह की जगह श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया। इस तरह से वो भारत की टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले कश्मीर घाटी के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नबी को पहली बार सीनियर राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है। बीसीसीआई के बयान के मुताबिक पुरुष क्रिकेट चयन समिति ने जसप्रीत बुमराह के स्थान पर आकिब नबी को टीम में शामिल किया है। बुमराह को फिटनेस के आधार पर टेस्ट टीम में शामिल किया गया था, लेकिन वो चोट से अभी तक पूरी तरह उबर नहीं पाए, जिस कारण श्रीलंका दौरे से बाहर हो गए हैं। भारत श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 15 अगस्त को गौल में शुरू होगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।